अच्छा बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपका 8th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था, हाउ डू, नहीं, हाउ डू वी फॉल इल, पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? ठीक है, कोई बात नहीं। चैप्टर तो था, ठीक है। हाउ डू वी फॉल इल, उसमें हम थोड़ा सा ये पढ़ते थे कि किस तरीके से मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कौन कौन सी बीमारी कर सकते हैं, कैसे कैसे हम उससे बच सकते हैं। तो उसी का थोड़ा अपर वर्जन क्लास 12th में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें क्लास 12th का चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। कौन सा? वो खत्म है, उसमें से उतने क्वेश्चंस आते हैं जो डिजीज के क्वेश्चन है वो इसमें हम करेंगे। तो आप चैप्टर का नाम लिखो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। अच्छा, सपोज करो अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या तुम हेल्दी हो, तो तुम क्या बोलोगे? यस और नो? नो, यस। अच्छा, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग हेल्थ की या हेल्दी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? इंसान तो वो हेल्दी है, हो सकता है उसको मेंटल पीस ना हो। देखो बच्चों, अगर हम किसी को बोलते हैं कि वो हेल्दी है, तो हम तीन एस्पेक्ट देखते हैं। एक तो वो फिजिकली फिट होना चाहिए, दूसरा वो इमोशनली और सोशली भी फिट होना चाहिए, और तीसरा वो मेंटली भी फिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकली फिट का मतलब क्या है कि उसको कोई डिजीज ना हो। हम उस बंदे को नहीं बोल सकते जिसको कैंसर है कि ये हेल्दी है, नहीं कह सकते ना, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या है, प्रॉब्लम। ठीक है। अब किसी को अल्जाइमर है, दिमाग में प्रॉब्लम है, तो हम उसको भी नहीं बोल सकते कि हेल्दी है। या किसी को एग्रेशन बहुत हो जाता है, मान लो मैं ही हूं अभी पढ़ा रही हूँ और तुम लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछो और मैं तुम्हें ऐसे चिल्लाऊं, तो तुम क्या बोलोगे? अरे कैसी मैम है ये, तो मैं कोई हेल्दी में थोड़ी ना आऊंगी फिर। तो हेल्दी अगर मेरे को बोलना है किसी को, तो मुझे तीन एस्पेक्ट देखने, एक तो वो डिजीज फ्री होना चाहिए यानी उसका फिजिकल एस्पेक्ट, दूसरा मेंटल एस्पेक्ट, तीसरा होता है सोशल एस्पेक्ट कि आप किस तरीके से बिहेव करते हो। कोई अच्छा इंसान होता है उसको बोलते हैं ना कि वो अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करता है। अब कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही रूड है, तो उसको आप नहीं बोलोगे तो आप उसको नहीं बोलोगे हेल्थी। ठीक है, तो लिखो बच्चों, हेल्दी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO, लिखो, यही लिखवा देती हूँ मैं। हेल्थ, इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, कॉमा, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, ये एक ऐसी स्टेट है। बहुत अच्छी बात है अगर कोई इंसान हेल्दी है, पर हमेशा हर कोई हेल्दी तो होता नहीं, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई बीमारी आखिरकार किसी को लग ही जाती है। तो डिजीज का क्या मतलब होता है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज? क्या समझते हो तुम डिजीज से? कि कोई एक इंसान के अंदर कोई ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन हो गई है, या उसकी बॉडी में नॉर्मल से डेविएशन हो गई है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर कुछ साइंस आ रहे हैं और कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उस पर्सन को कोई डिजीज है। तो डिजीज के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि डिजीज क्या है? एन एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल का मतलब क्या है? एबनॉर्मल का मतलब ये नहीं कि दिमाग से एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब जो नॉर्मल से हटके हो रहा है बॉडी के अंदर, दैट अफेक्ट्स द बॉडी of an organism which shows some sign and symptoms। अच्छा, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, इनको बेसिक हम समझ लेते हैं। नाम तो हम सभी ने सुना ही होता है, किसका? किस किस का नाम सुना होता है? शोज सम साइन तो लिखा ही नहीं, रुको। तो हमने सुना ही होता है बच्चों, क्या क्या? एक तो होता है हमारा साइन और एक होता है सिम्टम्स। क्या होते हैं साइन और क्या होते हैं सिम्टम्स, बताओ? नहीं, देखो,
बिल्कुल, थोड़ा-थोड़ा ठीक बोला है। देखो, सिम्पटम्स क्या हैं, उस डिज़ीज़ से लेके जो भी चेंजेस तुम्हारी बॉडी में आ रहे हैं, जो तुम जाके डॉक्टर को बताने वाले हो कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे वॉमिट आ रही है, ये सारे क्या है सिम्पटम्स। उस सिम्पटम्स को बैठा डॉक्टर सुन रहा है और वो एनालाइज़ कर रहा है कि ठीक है, इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसको वॉमिट आ रही है, इसका मतलब कि इसको कोई ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसका टेस्ट करा लिया जाए, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ का साइन है। तो समझ रहे हो कि सिम्पटम तुम लोग बता रहे हो और साइन जो है वो डॉक्टर जो है आइडेंटिफाई कर रहा है, और हम लोग लेमैन लैंग्वेज में साइन और सिम्पटम्स को कॉमनली बोल देते हैं, बट एक बेसिक डिफरेंस मैंने तुमको बता दिया है। लेकिन बच्चों, ये जो बीमारी हो रही है ये क्यों हो रही है? क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है ना? मैं अगर हेल्दी नहीं हूं तभी तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी हेल्थ जो है वो खराब क्यों हो रही है? क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो मेरी हेल्थ को खराब कर सकते हैं, बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूं दैट हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय, बताओ शौर्य। ठीक है, तो कोई ऐसी डिजीज है जो मतलब मैं पैदा हुई उसी डिजीज के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? हेल्थ मेरा जेनेटिक भी डिसाइड कर सकती है। मेरी जेनेटिक मेरा हेल्थ डिसाइड कर सकती है, ये बोलना चाह रही हूँ मैं कि अगर जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है कि भाई डायबिटीज चली ही आ रही है पेडिग्री में, है ना, समझ रहे हो, तो फिर वो और डिजीज हो सकती है। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर क्या है बच्चों, कि तुम्हारा लाइफस्टाइल। एक इंसान है जो सुबह उठ के हेल्दी बैलेंस डाइट लेता है, प्रॉपर एक्सरसाइज करता है, प्रॉपर रेस्ट करता है, और एक है वेदांश जैसा जो सिर्फ चिप्स 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 खाता है। तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इस हेल्दी लाइफस्टाइल को जो फॉलो नहीं करता उसको क्या हो जाता है बच्चों, इन्फेक्शंस। और इन्फेक्शंस की वजह से आपकी जो हेल्थ है वो और भी ज्यादा डिट्योरेट होती चली जाती है। डन, समझ में आया? चलो, अब अगर हम बात करें बच्चों डिजीज की, तो आखिरकार कौन है वो जो डिजीज कॉज कर रहा है? कौन है वो? पैथोजन। सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म मुझे अपनी आंखों से नहीं दिख रहे, तो इधर देखो, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं हम उन्हें? पैथोजेंस। अब कौन है वो पैथोजन, कौन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मुझे बीमार कर सकते हैं? बताओ कौन कौन हो सकते हैं? बिल्कुल, बैक्टीरिया, बिल्कुल, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, और एक है जो तुमने सुना नहीं है, लेकिन नॉर्मली बात जरूर की है कि पेट में कीड़े हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो उनको हम बोलते हैं हेलमिन्स। ठीक है, तो वो नॉर्मली उनके एग्स और कुछ भी दिखता नहीं है हमें नेकेड आई से। ठीक है, अब इधर देखो बच्चों, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ से होने वाली सारी डिजीज हमें पढ़नी है। लेकिन उससे पहले जरा मैं एक बात करती हूँ डिजीज की क्लासिफिकेशन की। बहुत पहले हम लोगों को पता ही होता है ये सारी चीजें, पर फिर भी, कि कोई डिजीज जो होती है वो कम्युनिकेबल भी हो सकती है, समझ रहे हो, और नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें एक बीमारी दी, एड्स। एड्स कौन सी कैटेगरी में आएगी? शौर्य इधर देखो। नहीं, अब इधर आ जाओ फिर, नहीं तो आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो, और तुम आ गया जाओ। अब ये देखो कि जो डिजीज है वो कम्युनिकेबल भी हो सकती है। कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाना। तो कोई डिजीज अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल से, सॉरी, एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल तक पहुंच जाए तो वो कैसी होती है? कम्युनिकेबल। अगर आप इसका अंदाजा कैसे लगा सकते हो कि आप किसी को देखने गए हो, किसी को कैंसर है, तो उसका कैंसर आप में तो नहीं आएगा, तो वो नहीं कम्युनिकेट कर रहा, तो किस में आएगा? नॉन कम्युनिकेबल में। तो एक सेकेंड बस, पहले मैं इसको फिल कर दूं। तो कैंसर आ गया नॉन कम्युनिकेबल में। और एड्स, एड्स एक ऐसी बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा सकती है, तो वो किस में आ गई? कम्युनिकेबल में। जुकाम हो जाता है ना एक दूसरे से, तो जो कॉमन कोल्ड है वो किस में आ गया? कम्युनिकेबल में। नोट कर लो इसको भी और इसको भी।
चलो डन। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉमन डिजीजेस जो ह्यूमंस में होती हैं थ्रू बैक्टीरिया, थ्रू वायरस, थ्रू फंजाई, थ्रू प्रोटोजोआ, थ्रू हेलमिन्थ्स। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो बच्चों, कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस। चलो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वो डिजीज जो किसकी वजह से होती है बच्चों, बैक्टीरिया की वजह से। कौन सी डिजीज होती है, अगर मैं आपसे बोलूं, मेरे पास एक एग्जांपल है, दैट इज टाइफॉइड। टाइफॉइड बैक्टीरिया से होता है या नहीं होता, है ना। कौन सा बैक्टीरिया होता है, व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट, साल मोनेला टाइफी। तो ये जो साल्मोनेला टाइफी है, ये क्या है, इट इज द बैक्टीरिया जो क्या कॉज कर रहा है, टाइफॉइड। अब ये बैक्टीरिया किसी की बॉडी में गया कैसे, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। किसकी वजह से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इसको मैं क्या बोलूंगी, ये इसका क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या मतलब होता है बच्चों मोड ऑफ ट्रांसमिशन का, कि वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, पानी, गंदा पानी पी लिया, ऐसा पानी जिसके अंदर क्या था, साल्मोनेला टाइफाई। ऐसा खाना जिसके अंदर क्या था, साल्मोनेला टाइफाई, वो आपने अगर खा लिया तो वो कहाँ चला गया, बॉडी में। बॉडी में गया और एक्चुअली में साल्मोनेला टाइफाई जाता कहाँ है बच्चों, याद रखना है इस चीज को, ये अफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टीन को। किसको अफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टीन को। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, कि किसी को अगर टाइफॉइड हुआ है तो क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। तो सस्टेन्ड हाई फीवर, हाई फीवर का मतलब कि बुखार रहेगा और लंबे समय तक रहेगा। सो सस्टेन्ड हाई फीवर कितना, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बॉडी का पहुंच सकता है। तो फीवर हो गया, उसके अलावा पेट में गया है ना, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। और अगर इसको लंबे समय तक आपने ट्रीट नहीं किया तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो पेट में गया है, सबसे पहली बात तो लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगी इनिशियल स्टेजेस में, तो भूख नहीं लगेगी, इसको बोलते हैं हम लॉस ऑफ एपिटाइट। बात नहीं, तो लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब है कि भूख नहीं लगेगी। और ये साल्मोनेला टाइफाई स्मॉल इंटेस्टीन में है ना, तो लेटर स्टेजेस में इंटेस्टीन में परफोरेशन, छोटे छोटे छेद कर देगा, दैट माइट लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इसमें क्या हो जाएगा, कैन कॉज परफोरेशंस इन द इंटेस्टीन। नहीं बेटा, डेथ भी तो हो जाती है ना, इट कैन लीड टू दी डेथ। तुम डॉक्टर तो नहीं बनना चाहते, अच्छा ठीक है, तो इट ऑल्सो कैन लीड टू दी डेथ। अब किसी को अगर टाइफॉइड है, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है कि तुम टेस्ट करा लो, उस टेस्ट से कंफर्म हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर टेस्ट का एक नाम होता है, क्या नाम है उसका, यहाँ लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट, वाइडल टेस्ट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। तो पता लगाना है कि हाँ किसी की बॉडी में सच में साल्मोनेला टाइफाई है, तो कौन सा टेस्ट कर देंगे आप, उसका वाइडल टेस्ट कर देंगे। ठीक है, एक क्लासिकल केस है हमारा टाइफाइड से रिलेटेड। एक कुक हुआ करती थी जिसका नाम था मैरी मैलन। ठीक है, मैरी मैलन, ये कुक थी बाय प्रोफेशन, और ये खाना बनाया करती थी सबके लिए। तो उसको भी नहीं पता था कि उसको क्या है, टाइफॉइड है। तो अपने बनाए हुए खाने से वो उस खाने को कंटामिनेट कर दिया करती थी, और इसने बहुत सारे लोगों को टाइफॉइड पहुंचाया था। ठीक है, तो ये क्लासिकल केस है किसका, टाइफॉइड का। ठीक, टाइफॉइड समझ में आया। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम, दैट इज न्यूमोनिया। नहीं, ये वो वाला नहीं है।
तो जो निमोनिया है ये तो आपको पता है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ठीक है। जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि नोज फेरिंग्स यहाँ तक, और नीचे अगर लंग्स तक पहुंच जाए तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो निमोनिया में ना लंग्स में एल्वियोलाई में पानी भर जाता है। तो ये कैसा इन्फेक्शन है? इट इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अब ये किससे हो रहा है? दो बैक्टीरिया है बच्चों, नाम याद करना है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरिया, ये नहीं होगा तो दूसरा होगा, नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बिल्कुल निमोनिया। तो दो बैक्टीरिया है, या तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये दोनों इस डिजीज को कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम किस में आएगी? ऑब्वियस सी बात है, किस में प्रॉब्लम आएगी? लंग्स की प्रॉब्लम है तो भाई सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। और फीवर और हेडेक तो सबका कॉमन ही होता है। तो सिम्टम्स देखो इसके क्या है, फीवर है, हेडेक होगा, चिल्स एकदम ठंडा ठंडी लग जाएगी, ऊपर से देखो लंग्स, अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो प्रॉपर गैस नहीं एक्सचेंज हो पाएगी, ऑक्सीजन ब्लड को नहीं मिल पाएगा, तो जो लिप्स हैं नेल्स हैं वो सारे ब्लू हो जाएंगे, ठीक है। तो लिप्स एंड नेल्स टर्न्स ग्रेइश ब्लू कलर के वो हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्रेइश ब्लू कलर के हो जाएंगे वो, ठीक है। अब अगर किसी को प्रॉब्लम है कौन सी, निमोनिया, तो क्या ये इन्फेक्शियस डिजीज है या नॉन इन्फेक्शियस है? मतलब क्या एक से दूसरे तक जा सकती है? जा सकती है। कैसे जा सकती है? अगर किसी को निमोनिया है, कोई खांस दे छींक दे, तो वो जो भी बैक्टीरिया है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में एक से दूसरे के पास चला जाएगा। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बच्चों? थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स, ये एक से दूसरे में जा सकता है। लिख लो इसको, ठीक। ये बात ध्यान रखना कि जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज होती है उनको आराम से हम ट्रीट कर सकते हैं एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देके, है ना। लिख लिया? चलो, तीसरी डिजीज है बच्चों, ये तो सेकंड थी ना, तीसरी डिजीज है कॉलेरा। सुना है नाम? तीसरी डिजीज है कॉलेरा। कैसे होती है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है। तो ये भी कैसे होती है बच्चों? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है? विब्रियो कॉलेरी। तो इट इज द बैक्टीरिया जो क्या करता है? विब्रियो कॉलेरी कॉलेरा करता है। तो फूड और वाटर से क्या हो जाता है? एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाएगा। अब देखो ये क्या करेगा बच्चों, इसमें ना सिम्टम्स में, जिसको कॉलेरा होता है उसको बहुत वॉमिटिंग होती है बच्चों, बहुत वॉमिटिंग। अगर वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग हो ही जा रही है तो पर्सन को डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है आपका डिहाइड्रेशन। तो थर्ड डिजीज है, इसमें आपको इतना याद रखना है कॉलेरा में, ठीक। कॉलेरा के बाद हम देखेंगे डिप्थीरिया। क्या? फूड एंड वाटर, ठीक है। फोर्थ हो गया बच्चों, फोर्थ है आपका डिप्थेरा। इसका पॉजिटिव एजेंट है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। क्या नाम है बैक्टीरिया का? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप। ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाता कैसे है? ये जाता है बच्चों ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, ठीक है। कैसे जाता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? ड्रॉपलेट। अच्छा देखो, इसके अंदर क्या होता है ना, डिप्थीरिया के अंदर
एक तो फीवर आता है, सुनो मेरी बात, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फीवर आता है, प्लाक बन जाता है इन दी थ्रोट। क्या बन जाता है? प्लाक इन दी थ्रोट। जिसको भी इसका इन्फेक्शन होता है ना, उसका अगर तुम ऐसे मुंह खोल के देखोगे तो पूरा व्हाइट कलर का ना प्लेट बन जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि वो इतना ज्यादा प्लाक, इतना ज्यादा मोटा हो जाता है कि पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी वो क्या कर देता है, बंद कर देता है, और सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये बहुत खतरनाक ही बीमारी है, और इसको हम बचा सकते हैं किसी को होने से। क्यों? क्योंकि एक वैक्सीन है, दैट इज DPT वैक्सीन कैन बी गिवन। नहीं नहीं बेटा, DPT वैक्सीन हम देके इसको होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, डिप्थीरिया पर्टूसिस टेटनस वैक्सीन है, इससे हम बचा सकते हैं। ठीक, लिख लिया? ठीक, डिप्थीरिया तो मैंने पढ़ा दिया। मैं तुम्हें पर्टूसिस और टेटनस दोनों और बताती हूँ। दोनों भी बैक्टीरिया से होते हैं, और तीनों की कंबाइन करके साथ में एक वैक्सीन बना दी गई है। ठीक है, लिखे? फिफ्थ, पर्टूसिस, इसका दूसरा नाम है बच्चों वोपिंग कफ। तो अब तो तुम्हें पता लग गया ये किससे रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाला है, थ्रोट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। तो अगर ऐसी वाली प्रॉब्लम है तो फिर दिक्कत की बात है। इसको भी हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों? हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे भी? DPT वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन में तीनों के, अभी वैक्सीन पूरा पढ़ाऊंगी मैं, इसमें पूरा पढ़ाऊंगी, साथ में पढ़ा दूंगी। तो इसके अंदर क्या होने वाला है बच्चों? जो देखो कफ है ना, तो ऐसा जो पेशेंट होगा उसको ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो एक सिम्टम देखो, इसका सिम्टम क्या हो सकता है? डिप्थीरिया का नहीं लिखवाया मैंने? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी। ठीक है, और इधर है, यही लिख देती हूँ, बोर्टिडेला पर्टूसिस, बोर्टिडेला पर्टूसिस। ठीक है, सिम्टम्स में ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, और फीवर होंगे, हेडेक होगा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बच्चों? डायरेक्ट कांटेक्ट, पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी ये फैल सकता है। सो डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब कि उसकी चीजों से भी डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, डन। DPT में से D और P हमने पढ़ लिया। थर्ड कौन सा है बच्चों? टेटनस। टेटनस के बारे में तो आई होप जानते ही होंगे तुम, कहाँ से मिलता है टेटनस? है, हमने हमेशा से ऐसा पढ़ा है कि अगर जैसे लोहे का कुछ भी अगर लग जाती है चोट, तो जाके टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो। तो वो क्यों लगवाना होता है? क्योंकि जो टेटनस का बैक्टीरिया होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, इधर देखो क्या नाम है इसका, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ये एक्चुअली में बॉडी में एंटर ही कैसे करता है? थ्रू वुंड, जहाँ पे घाव होता है ना, वहीं से ये एंटर करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, कि स्पोर्स enters in the body through wound। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये बैक्टीरिया वहां पे ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो वो वुंड के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर उसके स्पोर्स जो है वो एंटर कर जाएंगे। कैसे बचाओगे ऐसे पेशेंट को? DPT वैक्सीन तो बचाएगी। मान लो कि किसी की वैक्सीन लगी हुई नहीं है और उसको चोट लग गई है, तो फिर हम तुरंत तुरंत इंजेक्शन लगवाते हैं ना। तो हम क्या लगाते हैं वहां पे? एंटी टेटनस। क्या लगवाते हैं? एंटी टेटनस सीरम।
तो जैसे ही अगर किसी को सच में चोट लगी है तो तुरंत एंटी टेटनस सीरम लगवा लेना चाहिए, या फिर एक उस इंजेक्शन में टेटनस का टॉक्सॉइड भी हो सकता है। हाँ, नहीं लगवाया तो टेटनस बहुत खतरनाक है। टेटनस बता रही हूँ, इसमें ना मसल में स्पाज्म हो जाता है। अभी अगर मेरा नेट चल रहा होगा तो मैं तुम्हें अभी टेटनस का पेशेंट दिखाती हूँ, तुम डर जाओगे देख के। रुको, इसमें सिम्टम में क्या होता है बच्चों, मसल में स्पाज्म आ जाता है। स्पाज्म का मतलब समझते हो, इसको लॉक जॉ डिजीज बोलते हैं। अगर जॉ की जो मसल्स है वो भी लॉक हो गई तो फिर पानी वानी भी नहीं पी पाएंगे। समझ में आ रहा है? और पूरी बॉडी की मसल सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है, मतलब बॉडी पूरी अकड़ जाती है। अब मैं तुम्हें इसका पेशेंट दिखाती हूँ, अगर यहाँ पे नेट चल रहा है तो। लिखना है, एक सेकेंड, हम पेशेंट देखो पहले, फिर तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। ये देखो, ये बहुत फेमस इमेज है कि ये देखो इसकी जो मसल्स हैं, इस पेशेंट की जो मसल है उसमें सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन आ गया, वो नहीं ऐसे बैठ पाएगा। हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, तुम लोग डर जाओगे अगर मान लो ऐसा होने लग जाए। ये देखो, और दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो, जनरली ना ऐसे ही बॉडी इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है। ये दिख रहा है तुम्हें? ये देखो ना कि हाथ भी इस तरीके से हो जाते हैं। तो ये सब इस तरीके से होता है, ये न्यूरोटॉक्सिक। हाँ, जमने वाले होते हैं मतलब। नहीं, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है इस तरीके से, अगर आपने ठीक से नहीं उसको इंजेक्शन वगैरह दिया तो। चलो, तो मसल में क्या आ जाता है बच्चों, स्पाज्म आ जाता है। एक और बीमारी है हमारी, एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स के बारे में पढ़ा है आपने? किससे होती है एंथ्रैक्स? बैक्टीरिया से। उसका नाम भी लिख लो, 7 में यही लिख देती हूँ। एक और डिजीज है, नाम है एंथ्रैक्स, और बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। क्या? हाँ, हो जाती है। नहीं। और बच्चों, एंथ्रैक्स बैसिलस एंथ्रेसिस से होती है, इसको डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट कोच। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। सो ही डिस्कवर्ड दैट एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, लिख लो उसको। रॉबर्ट कॉच डिस्कवर्ड दैट एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, लिखो, बाय अ बैक्टीरिया। एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस। और ये पता है कैटल से हम लोगों में आ जाती है। तो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी लिख लो, क्या है? फ्रॉम कैटल टू ह्यूमन। ठीक है, सो कैटल से ह्यूमंस में आराम से आ जाती है। हाँ, मतलब किसी भी पोजीशन में हो सकता है, सबसे कॉमन ये होती है। ठीक बच्चों, मान लो तुम कहीं जा रहे हो और ऐसे देख लो तो कितना डर जाओगे। डन, चले, जल्दी लिखो। बोरिंग तो नहीं लग रहा आप चैप्टर? ठीक है, ठीक है। लिख लो। कौन सी? हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हो तुम, सही बोल। चले आगे, हो गया। हाँ हाँ, मैंने भी पढ़ा है ये कहीं। चलो, अब हमने बैक्टीरियल डिजीज जितनी मुझे पढ़ानी थी मैंने पढ़ा दी। बैक्टीरिया के बाद कौन सा ऑर्गेनिज्म लिखा था हमने?
लिखना है एंथ्रैक्स के सिम्टम, लिख लो। फास्ट ब्रीदिंग, लिखो फास्ट ब्रीदिंग, और नहीं बेटा, और initially it has common cold like symptom, initially it has common cold like symptoms, but after that it cause breathlessness, है ना, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डन। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या लिखवाया है, वायरस या प्रोटोजोआ, बताओ लिस्ट के हिसाब से। वायरस। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वायरल डिजीज, वो वाली बीमारियां जो हमें किससे हो रही है, वायरस से। तो सेकंड इज दी वायरल डिजीजेस। ऐसी कौन सी वायरल डिजीज है जो बहुत कॉमन है, कोरोना नहीं, कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड कौन करता है बच्चों, नाम है वायरस का राइनो वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट्स। चलो इसके सिम्टम्स बताओ, ये तो तुम सबको होता ही रहता है बार बार। शौर्य को तो 1 महीना पहले ही था, है ना शौर्य। चलो सिम्टम्स बताओ। कोल्ड, कफ, ठीक है, कोल्ड कफ, हेडेक भी हो जाता है, नाक भी बंद हो जाती है ना। क्या, हाँ लिखो बच्चों, नेजल कंजेशन, सोर थ्रोट, 3 से 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है ये। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो इसमें और निमोनिया में दो डिफरेंस है, कि जो कॉमन कोल्ड होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन लाइक नाक वाक बंद हो रही है, और निमोनिया के अंदर एल्वियोलाई में ही पानी भर जाता है ना, तो फर्क तो है ही ना। तो ये कैसा इन्फेक्शन है बच्चों, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये कैसा इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, आप 2-3 दिन आराम करोगे तो ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो इट लास्ट फॉर 3 to 7 days। ठीक है, तो 3 से 7 दिन तक ये रहता है। हाँ हो जाता है, देखो कोई भी अगर वायरस आए बॉडी में, प्रोटोजोआ आए, कुछ भी आए, फीवर हेडेक तो होता ही होता है। अगर कहीं कुछ नहीं आ रहा तो फीवर हेडेक डाल दो, है ना। चले, ऑब्वियसली आए होंगे। हाँ। अच्छा, लिख लो। नहीं बेटा, लिख लिया। चलो, दूसरी डिजीज जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ, इट इज चिकन पॉक्स। सुना है सभी ने। क्या सिम्टम्स होते हैं, रैशेस आ जाते हैं, उस रैशेस के अंदर पस होती है या कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है, फिर थोड़ी देर के बाद नहीं, सॉरी, थोड़े दिनों के बाद क्या हो जाते हैं, फिर फॉल ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चिकन पॉक्स एक वायरस से होता है, नाम है वेरिसेला जूस्टर वायरस। कितना अच्छा नाम है ना, वेरिसेला जोस्टर वायरस। और एक से दूसरे में कैसे आएगा, जिसको चिकन पॉक्स होता है उसको आइसोलेट कर देते हैं ना, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट इसका क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। डायरेक्ट कांटेक्ट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो फीवर होता है, रैशेस होते हैं, सिम्टम्स में लिख देते हैं जरा। सिम्टम्स क्या है, फीवर है, कंफर्म तो कोई चीज नहीं होती, किसी की बॉडी में इम्यूनिटी इतनी होती है कि वो फाइट कर जाता है अगेंस्ट, और नहीं कर पाया तो हो जाता है। ठीक है, डन बच्चों। थर्ड, लिख लिया शौर्य, लिख लो। क्या, कोई बात नहीं।
ठीक है, चलो थर्ड बीमारी लिखो वायरस से होने वाली, मीजल्स। सुना है इसके बारे में, मीजल्स के बारे में? ठीक है, कौन सी और उससे होती है, वायरस से? नाम है इसका मोर बिली वायरस। ठीक है, इससे बचाने के लिए एक वैक्सीन है, याद करके जाओगे, MMR वैक्सीन। इनकी सबकी फुल फॉर्म कब लगती है, सब तुम्हारे नोट्स में मिलेगा तुमको, वहां से तुम्हें प्रॉपर याद करना है। तो MMR वैक्सीन हमें देना होता है। अब इसमें होता क्या है बच्चों, मीजल्स में 3 से 6 साल के बच्चे के ऊपर, 3 से 6 साल का जो भी बच्चा होगा उसमें ये प्रॉब्लम होती है, और पूरी बॉडी पे रैशेस आ जाते हैं, ऑन दी बॉडी। और क्या होगा, फीवर, कॉन्टैक्ट। ठीक है, याद क्या करना है, ये जो मीजल का वायरस होता है इट इज RNA वायरस। कैसा वायरस है, RNA। नहीं नहीं, जिसका बता रही हूँ बस उसका याद करना है, ज्यादा याद भी नहीं करना है। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, वायरस को ट्रीट करना उतना आसान नहीं होता है ना। चलो नेक्स्ट है बच्चों, इसी में लिख रही हूं मैं, इसका नाम सुना है, मम्प्स। जैसा मीजल्स है, मम्प्स का भी नाम सुना है, पढ़ा है? ये कौन से वायरस से होता है, पैरामिक्सो वायरस से। और इसमें क्या होता है, एक हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है यहाँ पे कान के बिल्कुल आगे, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। तो जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है उसके अंदर क्या आ जाती है बच्चों, स्वेलिंग आ जाती है। इसमें बस इतना ही याद रखना है। इसके अलावा ये भी याद रख लेना कि इसके पास भी सिर्फ क्या होती है, RNA। मैंने पढ़ाया है ना तुम्हें सेंट्रल डॉग्मा पढ़ाते हुए, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसपे DNA होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसपे RNA होता है। वायरस में कभी भी दोनों चीजें साथ में नहीं मिलती हैं। डन, चलो लिख लो लिख लो। नहीं याद करना, भूल जाओगे, छोड़ दो। चलो बच्चों, फिफ्थ सुना ही होगा, इसको तो आप जानते ही होंगे, कौन है ये, डेंगी, डेंगू। ठीक है, नाम क्या है वायरस का, फ्लेवी राइबो वायरस। टेस्टी सा नाम लग रहा है, हाँ, पेस्ट्री की तरह। ठीक है, फ्लेवी राइबो वायरस। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हाँ, डेंगू होता है। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कैरियर इन्वॉल्व है बच्चों, इधर देखो, नहीं, इसमें एक फीमेल एडिस मॉस्किटो, सो फीमेल एडीज मॉस्किटो जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। क्या, वो तो मलेरिया, लिख लिया क्या, हाँ, इसके पीछे रीजन है, फीमेल खून इसलिए पीती है क्योंकि जरूरत है। देखो, जो फीमेल मस्कीटो होते हैं उनको क्या करने होते हैं, ब्रीडिंग करनी होती है ना। अब जो मेल मच्छर होता है वो तो फूलों से जाकर जो भी है नेक्टर वेक्टर ले लेता है, लेकिन फीमेल को क्या करना है, उसमें ब्रीडिंग करनी है ना, तो एक्चुअली उसकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, इसीलिए उसको ब्लड सक करना पड़ता है। ठीक है, इन जनरल कुछ नहीं होता।
लिख लिया? ठीक है। डेंगू का सिम्टम क्या होता है? देखा है किसी को अगर हुआ हो डेंगू तो? हाई फीवर, चलो ठीक है, सिम्टम्स लिखते हैं। देखो बच्चों, मैं बताती हूँ सिम्टम। मेरे को डेंगू हुआ था तो मैं अपने सिम्टम लिख देती हूँ यहाँ पे। एक तो फीवर तो रहता ही है, हेडेक रहता है बहुत अच्छे से, और स्पेलिंग सही है ना? हाँ। सुनो, होता क्या है ना, एक्चुअली में आंखों में यहाँ पे पेन होता है। जैसे जैसे आप अपने आंखों की मूवमेंट करते हो, हेडेक ना बढ़ता है उसके अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ बॉडी में भी पेन रहता है, बॉडी में रैशेस भी आ जाते हैं। और डेंगू में एक बहुत खतरनाक चीज होती है, किसका नंबर कम हो जाता है? मेरा, आंखों का, प्लेटलेट्स का। तो जो नंबर होता है प्लेटलेट्स का, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। और अगर प्लेटलेट कम हो गई तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, तो इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। सो चांसेस, ये कौन? नहीं, चांसेस ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाता है। ठीक है, तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। डन। डेंगू के अलावा कुछ बचा है क्या? पोलियो, पोलियो। चलो, एक और डिजीज है, दैट इज पोलियो। कितनी हो गई बच्चों, 4 या 5? ये 6th है ना? पोलियो। चलो, पोलियो नहीं, नहीं पूरा नाम है बच्चों, पूरा नाम है ये पोलियो माइलिटिस। माइलिन शीथ से रिलेटेड है ना? किससे होता है? सिंपल, पोलियो वायरस से होता है। किससे, कौन है पॉजिटिव एजेंट? पोलियो वायरस से। ठीक है, पोलियो वायरस से ही होता है पोलियो। और ये पोलियो वायरस किसी की बॉडी में कैसे गया? व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सीधा, फूड एंड वाटर। किसी को पोलियो आसपास देखा है? कोई पोलियो का पेशेंट, क्या आपने कुछ देखा है उसकी बॉडी के अंदर क्या चेंज आते हैं? चल नहीं पाता, क्योंकि क्या हो जाती है बच्चों? पैरालिसिस ऑफ मसल। क्या हो जाती है? पैरालिसिस ऑफ, क्या हो जाती है? मसल। मसल की पैरालिसिस हो जाएगी तो उसको वॉकिंग वगैरह में प्रॉब्लम होगी। पहले के टाइम पे पोलियो के पेशेंट बहुत ज्यादा मिला करते थे आज के कंपैरिजन में, लेकिन अब ये नंबर बहुत कम हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, एक प्रोग्राम को इनिशिएट किया, दैट वाज पल्स पोलियो प्रोग्राम। घर घर जाके 2 बूंद जिंदगी की सबको पिलाई गई। बहुत कड़वी थी, तुम्हें याद है? अच्छी लगी तुम्हें? मुझे तो याद ही नहीं है। ठीक है, तो कौन सी वैक्सीन दी जाती थी बच्चों हमें? ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको हम OPV भी बोलते हैं। उसके अलावा हाँ, नहीं होता, कोशिश तो है कि नहीं होता। और उसके अलावा 2 वैक्सीन और है, सॉक एंड 7 वैक्सीन। तो ये 2 वैक्सीन के आपको नाम याद करने हैं, जो किसके लिए हैं? आपके पोलियो वायरस के लिए। ठीक। हाँ, इसलिए क्योंकि देखो, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू फूड एंड एयर है, तो ऐसा देखा गया कि जिस मोड से एक्चुअली में बैक्टीरिया, सॉरी वायरस जो है वो अंदर जा रहा है, उसी मोड से वैक्सीन दी जा रही है, तो ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसीलिए थ्रू ओरल पोलियो वैक्सीन ज्यादा दी जाती है। हाँ, लेकिन हम उसको थोड़ा सा सप्रेस कर देते हैं। ठीक बच्चों, समझ में आया? अब बताओ तीसरा क्या पढ़ना है हमें? वायरस भी हो गया, हो गए तो हो गए। तो क्या हो गया?
वैक्सीन वैक्सीन किसी को लगती है तो कोई मजे करते वो घर जाता है, वैक्सीन लगती है ना तब भी फीवर आता है थोड़ा बहुत। अच्छा हाँ, कोविड कोविड कर रहे हैं, लास्ट कोविड भी ऐड करो इसमें। यही ऐड करते हैं। कोविड किससे हुआ था बच्चों? कोरोना वायरस। ठीक है। अब ये कोरोना वायरस कैसा वायरस था, बस ये याद कर लो कि ये सार्स वायरस था, SARS वायरस, सार्स वायरस। बस वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो करता है, ठीक है। सॉरी, सच में? 3 बार? सिम्टम्स। चलो बच्चों, सिम्टम्स नहीं लिखवा रही मैं यहाँ पे, सिर्फ मैं लिखवा रही हूँ कि ये साक एंड साबिन, साक एंड साबिन वैक्सीन। तो ये कैसी प्रॉब्लम करता था बच्चों? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ऑक्सीजन नीचे चला गया, काढ़ा वाड़ा पियो, याद आ रहा है इससे? बहुत बेकार टाइम था वो। अब पढ़ लो इसको। तुम्हारे को ना मुझे लगता है कोविड से ज्यादा असर हो गया है वेदांश। लेकिन लास्ट क्लास में, लास्ट टेस्ट में तुमने अच्छा किया, आई अप्रिशिएट। चीटिंग तो नहीं किया था? तो बहुत अच्छी बात है। सच में? नहीं, बहुत अच्छा किया है। ऐसे ही करना, और तो फिर मैं शिकायत नहीं करूंगी तुम्हारे पेरेंट्स से। ठीक है। चलो अब हमें क्या पढ़ना है? वायरस पूरा हो गया। अच्छे आए हैं, मेरी उम्मीद से तो अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं। चलो देखो क्या पढ़ना है। फंजाई। चलो हेडिंग डालो बच्चों, फंगल डिजीजेस। कुछ भी बोल दो, रहेगी तो वो वही। ठीक है। मुझे कुछ याद आ रहा है पर अभी नहीं बोलूंगी। नहीं। नहीं। देखो, फंगल डिजीज कौन सी होती है? देखी तो होंगी आजकल, वो जो दांत खाज खुजली के ऐड आते हैं वो रिंग वॉर्म एक्चुअली में वो इसी के, वो ब्रेड मोल्ड डिजीज है बेटा। ब्रेड मोल्ड राइजोपस फंगस का नाम है जो ब्रेड पे लगती है। ठीक है। हद है बच्चों। देखो, 3 जेनेरा है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, 3 जेनेरा है। जेनेरा का मतलब समझते हो? जैसे स्पीशीज होती हैं वैसे जेनेरा होते हैं। चलो हम इसको जब वो किंगडम क्लासिफिकेशन करेंगे तब समझेंगे। अभी के लिए बस याद रखो 3 जेनेरा है। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन एंड ट्राइकोफाइटन। ठीक है। तो ये तीनों क्या कॉज करते हैं बच्चों? अलग अलग जगह पे, कोई बालों पे, कोई हाथ पे, बालों पे नहीं स्कैल्प पे, कोई नाखून पे, कोई स्किन पे, क्या कॉज करता है बच्चों? रिंग वॉर्म कॉज करता है। तो ये क्या कॉज करता है? रिंग वॉर्म। आप समझ जाना बच्चों, रिंग वॉर्म का मतलब ये नहीं है कि कोई वॉर्म है, इट इज एक्चुअली अ फंगल इन्फेक्शन। तो अगर आपने देखा होगा वो ऐसे गोल गोल होता है और वो ना मतलब बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और जो बीच का एरिया होता है वहां पे स्किन बहुत ज्यादा ड्राई एंड स्केली हो जाती है। तो ड्राई और स्केली स्किन होती है। इसका सिम्टम क्या है बच्चों? ड्राई एंड स्केली स्किन। तो स्किन हो गई ड्राई, स्किन हो गई स्केली। हो रहा है क्या? फिर चेक क्या कर रहे हो? और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाएगा? कि भाई अगर तुमने किसी का कॉम भी इस्तेमाल कर लिया, किसी का टॉवल भी इस्तेमाल कर लिया, कपड़े भी इस्तेमाल कर लिए, तो इसलिए आपस में इस्तेमाल मत किया करो कुछ भी चीजें। तो ये कांटेक्ट से भी हो जाता है। तो फंगल में हमें बस इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ बच्चों। फंगस वाला। प्रोटोजोआ बचा है अभी और हेलमिंथ बचा है ना, हेलमिंथ क्लास में। क्या बेटा? स्केली स्किन, स्केली।
सारा इंटरेस्टिंग है, अभी तक लगा नहीं। अभी जैसे ही डिजीज खत्म हो जाएंगे और आज का टाइम बचेगा तो हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे, वैक्सीन पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी हमें कौन सी डिजीज पढ़नी है, वो डिजीज जो किससे होती है, प्रोटोजोआ से। नहीं, ये ज्यादातर यही कॉज करती है, रिंगवर्म्स। ठीक है, और ब्लैक फंगस भी आई थी, वो सब हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, अब प्रोटोजोआ से होने वाली दो ही डिजीज है, एक अमीबिक डायसेंट्री जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होती है, दूसरी है मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम से होती है। तो इधर देखो बच्चों, मैं क्या पढ़ा रही हूँ तुम्हें। पहला, मलेरिया, पॉजिटिव एजेंट इज द प्रोटोजोआ, नाम क्या है उसका, प्लाज्मोडियम। अब ये जो प्लाज्मोडियम है, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, इस लाइफ साइकिल में इसको दो होस्ट चाहिए होते हैं। कितने होस्ट, दो होस्ट। एक होस्ट तो होता है इसका ह्यूमन, और दूसरी होती है इसकी फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। तो फीमेल एनोफिलस मस्कीटो और ह्यूमन, ये दो होस्ट इसको चाहिए ही, किसको, प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए इस तरीके की लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं डायजेनिक लाइफ साइकिल। नहीं, अब जरा मैं तुम्हें लेके चलती हूँ इसकी लाइफ साइकिल पे। पहले मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ। देखो, प्लाज्मोडियम की एक स्टेज होती है जिसका नाम है स्पोरोजोइट। क्या है, स्पोरोजोइट। इधर देखो और सीखो इस चीज को। प्लाज्मोडियम की एक स्टेज है जिसका नाम है स्पोरोजोइट, और ये जो स्पोरोजोइट है, ह्यूमन के लिए ये स्टेज कैसी है, इन्फेक्टिव। ठीक है, ह्यूमन के लिए स्टेज कैसी है, इन्फेक्टिव। यानी कि जब फीमेल मस्किटो आएगी खून पीने के लिए तो क्या छोड़ के चली जाएगी, स्पोरोजोइट। अब ये देखो, स्पोरोजोइट उसने कहाँ छोड़ा होगा, ब्लड में, है ना। अब कायदे से ब्लड में ही रहना चाहिए, लेकिन ये स्पोरोजोइट सबसे पहले भाग जाते हैं लिवर के पास। याद करते जाना, मैं तुम्हें सारी स्टेजेस बता रही हूँ। ये देखो, ये स्पोरोजोइट ब्लड से कहाँ चले गए, लिवर में। यहाँ पे ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी तादाद को बहुत बढ़ा लेते हैं। सुनो, पहले तो फीमेल मस्कीटो आई, उसने ब्लड सक करा, थोड़े से स्पोरोजोइट्स छोड़ दिए, लेकिन स्पोरोजोइट्स का नंबर थोड़ा सा कम था, तो उन्होंने सोचा पहले अपने नंबर बढ़ाए जाए। तो ब्लड से वो एस्केप करके कहाँ चले गए, सबसे पहले इंसान के लिवर के पास, और वहां जाके उन्होंने अपनी तादाद को बढ़ाया असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके। जब वो बहुत अच्छे खासे नंबर में आ गए तो ये ब्लड में वापस उतरे, आए वापस, और अब किस में घुस गए आके, ह्यूमन की आरबीसी में। समझ रहे हो, ह्यूमन की आरबीसी में। और यहाँ पे भी इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया बच्चों, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना तो स्टार्ट करा। और जैसे ही ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके इस आरबीसी से बाहर निकलते, ये आरबीसी को रप्चर कर देते, आरबीसी को फाड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या करते हैं बच्चों, आरबीसी को क्या कर देते हैं, रप्चर कर देंगे। जैसे ही, इधर देखो, जैसे ही ये स्पोरोजोइट की एक स्टेज है जो आरबीसी से बाहर निकलती है, तो आरबीसी को रप्चर करके निकलती है। जब आरबीसी रप्चर होती है, ठीक है, अलग अलग प्लाज्मोडियम की अलग अलग टाइमिंग होती है, अभी मैं तुम्हें सब कुछ लिखवाऊंगी। जैसे ही आरबीसी रप्चर होती है, एक केमिकल निकलता है, एक टॉक्सिन निकलता है जिसका नाम है हीमोजोइन। क्या रिलीज होता है, हीमोजोइन। कब रिलीज होता है, जब आरबीसी रप्चर होती है। और जैसे ही हीमोजोइन रिलीज होता है, ठंड लगती है, फीवर आता है। समझ में आया, इट लीड्स टू फीवर एंड चिल। तो पर्सन को फीवर चिल आया, उसके बाद 2 दिन तक फिर आरबीसी में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर से आरबीसी रप्चर होगी, फिर फीवर चिलाया। तो इस तरीके से एक साइकिल चलती रहती है। समझ में आया, एसी बंद करूं, नहीं, ठीक है। तो फीवर चिल आता है। अभी जो आरबीसी से रप्चर होके वो ब्लड में स्टेज आ गई है, वो कौन सी होती है, गैमेटोसाइट। कौन सी स्टेज होती है बच्चों, गैमेटोसाइट। अभी सिर्फ पढ़ो, मैं तुम्हें पूरी लाइफ साइकिल दिखाऊंगी बोर्ड पे। तो रप्चर हुई, और आपका जो भी प्लाज्मोडियम है उसकी एक स्टेज होती है गैमेटोसाइट। ये कहाँ पे है अभी, ब्लड में। कहाँ है ये, तो ये स्टेज कहाँ पे है, ब्लड में। अब खून पीने कौन आएगी,
फीमेल एडिस मॉस्किटो, और वो फीमेल, सॉरी, एनोफिलस मस्कीटो, और ये जो फीमेल एनोफिलस मस्कीटो है ये गैमेटोसाइट, कौन कौन सा, मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट किसकी बॉडी में चला जाएगा, फीमेल एनोफिलस के अंदर, और उसकी बॉडी में जाके ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, यानी कि फीमेल एनोफिलस मस्कीटो की बॉडी में कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल। समझ रहे हो, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो कौन सा रिप्रोडक्शन, देखो सुनो ना, तभी तो बोल रही हूँ बातें मत करो, तुम सुनते जाओ। स्पोरोजोइड समझ में आया, सुनो सुनो, सबसे पहले फीमेल एनोफिलस मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में बहुत सारा स्पोरोजोइट है। फीमेल मस्कीटो आई न्यूट्रिएंट लेने, दे गई तुमको स्पोरोजोइट। वो स्पोरोजोइट थोड़े से नंबर में थे तो वो सबसे पहले भाग के चले गए कहाँ पे, लिवर में। लिवर में उन्होंने बहुत सारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, अपनी तादाद बढ़ाई, फिर वो उतरे कहाँ पे, मैदान में, ब्लड में आए। ब्लड में उन्हें दिखी आरबीसी, आरबीसी के अंदर घुस गए, आरबीसी के अंदर डिवाइड होना स्टार्ट किया। जब डिवाइड हुआ तो आरबीसी में ही स्टेज बना दी किसकी, गैमेटोसाइट की। तो आरबीसी में क्या बन गया, गैमेटोसाइट। जब गैमेटोसाइट बन गया उसने क्या करा, उस गैमेटोसाइट को बाहर आना है ब्लड में, तो उसने आरबीसी को रप्चर कर दिया। अब वो गैमेटोसाइट बाहर आ गए दोनों, मेल गैमेटोसाइट भी और फीमेल गैमेटोसाइट्स भी जो बने थे आरबीसीज के अंदर, और रिलीज होते ही उन्होंने क्या केमिकल निकाला, हीमोजोइन, जिसकी वजह से फीवर चिल्लाया। अब ये गैमेटोसाइड उस पेशेंट के ब्लड में है। कोई भी फीमेल मस्कीटो अगर ब्लड सक करने आएगी तो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ मेल फीमेल गैमेटोसाइट्स ले जाएगी, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो किधर होगी, फीमेल बॉडी की अंदर, फीमेल एनोफिलस के अंदर, और उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड में उसके क्या बन जाएंगे, स्पोरोजोइड, और फिर वो किसको दे देगी, किसी भी होस्ट, ह्यूमन होस्ट को। समझ में आया। तो अगर मैं बात करूं बच्चों इस पर्टिकुलर स्टेज की, लगभग इस तरीके से, तो इतना तो किस में हो रहा है, फीमेल एनोफिलस में, और ये सब किस में हो रहा है, ह्यूमन में। अभी समझ में आया। चलो अब इस चीज को याद रखो जरा, बिल्कुल एज इट इज जैसा मैंने बताया। अब हम चलते हैं लाइफ साइकिल पे, इसको पहले बना लो, दोबारा आएगी, कोई और आएगी, आ जाती है, हाँ। देखो मच्छर बहुत है, तो नहीं आया तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, वो वैसे रही। क्या क्या क्या, क्या बोल रहे हो बताओ। हम्म, मलेरिया से भरा आइलैंड है, नहीं नहीं बताओ, एक आइलैंड है जिसमें, नहीं, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के लिए दो इंपॉर्टेंट है, फीमेल एनोफिलस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको तो तुम्हारा खून भी मिल जाएगा तो भी सही है। ठीक है, समझ में आया। चलो अब हम चलते हैं, लिख लो लिख लो। नहीं, अरे जब लिख लो तो बताना, लिख लो लिख लो। चलो बच्चों अब हम चलते हैं मलेरिया को पढ़ने के लिए। अरे बेटा रुको, फिर हंसे तुम लोग। हाँ, लिवर के पास कैपेसिटी होती है रीग्रो करने की। अरे नहीं, जरूरत नहीं। अरे ये तो हद ही हो गई कि किसी को मलेरिया हो गया तो उसका लिवर काट दो,
हद हो गई बच्चों। हम मेडिसिन दे सकते हैं, हम प्लाज्मोडियम को रोक सकते हैं, हमें किसी का लिवर काटने की जरूरत नहीं है। अच्छा है, अच्छा है कि तुम्हें जेई करना है। चलो आओ, इधर देखो, अब बात नहीं, ये देखो, ये क्या है बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड्स, किसके, मस्कीटो के, किसके, मस्कीटो के। हंसी आ रही है मुझे तुम्हारे लिवर वाली बात पे, जड़ से खत्म कर दी इसने प्रॉब्लम। इंसान ही खत्म कर दिया। अब इधर देखो, सलाइवरी ग्लैंड्स में मस्कीटो की क्या भरी हुई है बच्चों, ये वाली स्टेज क्या है, प्लाज्मोडियम की, क्या बोलूं मैं इसको, स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट कैसी स्टेज थी, इन्फेक्शियस स्टेज फॉर दी ह्यूमन, ये काट लिया फीमेल ने, ये भेज दिए स्पोरोजोइट, बहुत तगड़ी बात है। अब उसके बाद क्या हुआ, ब्लड से कहाँ पहुंच गए, लिवर में, और लिवर के अंदर उसकी सेल्स में उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया बच्चों, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, अपना नंबर बढ़ा लिया। ये देखो, ये लिवर की सेल्स हैं, लिवर से कौन सी सेल में पहुंचेंगे, आरबीसी में, आरबीसी में इन्होंने अपना नंबर बढ़ा दिया, और ये क्या बना दी, स्टेज कौन सी है ये, गैमेटोसाइट। और गैमेटोसाइट, मेल गैमेटोसाइट, फीमेल गैमेटोसाइट ब्लड में तैर रहे हैं, इसको लेने आई कौन, फिर से फीमेल एनोफिलस मस्कीटो, और अब की बार वो क्या ले गई बच्चों, गैमेटोसाइट। अब ये जो गैमेटोसाइट है ये कहाँ फ्यूज हो जाएंगे, मस्कीटो के अंदर, लिखा है मस्कीटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील, मील लिया उसने, साथ में गैमेटोसाइट लिया, तो हो गई फ्यूजन, फिर क्या बन गए, स्पोरोजोइड, और कहाँ चले गए, मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में। तो नहीं होगी फ्यूजन, कोई बात नहीं, समझ में आया, डन। चले बच्चों, मलेरिया हमारा यहाँ पे खत्म होता है, कौन सी, हाँ, चलो, किसकी, नहीं नहीं, उसकी इतनी कोई खास पिक्चर नहीं है, वो तुम्हें मैं बताऊंगी, उससे ही समझ में आ जाएगा। तो लिखो बच्चों, दूसरी है अमीबिक डायसेंट्री, इसको हम बोलते हैं अमीबियासिस, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट है इसका एंटमीबा हिस्टोलिटिका, पूछो। उसके साथ मत बैठो तुम, हाँ नहीं नहीं, बॉडी, तुम इधर बैठ जाओ, उसके साथ ज्यादा मत बैठो, उसका असर आ रहा है तुम्हारे अंदर। पॉजिटिव एजेंट इज एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। गर्मी लग गई, खत्म हो गया, ठीक है। चलो, इसमें क्या होता है बच्चों, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, यानी अमीबा का ही एक तरीके जैसा ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियस सी बात है, प्रोटोजोआ अमीबा होता ही है। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा अमीबा जैसा दिखने वाला, जो कहाँ रहता है, इंटेस्टीन में, उसमें जाएगा तो क्या क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन, क्या, जरूरत नहीं है, जिस जिसकी है उसका मैंने लिखवा दिया। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, वैसे भी फूड एंड वाटर से ही होता है ये भी, एब्डोमिनल पेन लिखना है तो लिख लो शौर्य, एब्डोमिनल पेन होगा, और जो स्टूल होंगे विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, ठीक है। जो फीसेस होते हैं, जो वेस्ट होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, ठीक है, उसमें क्या होंगे, म्यूकस और ब्लड क्लॉट। अब तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे हो, कि इंटेस्टीन ही हटा दो, ऐसा कुछ। बहुत गलत, लिख लिया, पढ़ लो, डन बच्चों। लास्ट बचा है हमारा हेलमिंथ, हेलमिंथिक डिजीज, दो ही है उसमें छोटी छोटी, चलो हटा दो उसको।
हेलमिंथिक डिजीज। देखो अब सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा कि हेलमिंथ्स होते क्या है। तो हेलमिंथ्स की दो कैटेगरी हैं बच्चों, एक होता है प्लेटी हेलमिंथ्स, दूसरे होते हैं एस्केलमिंथ्स। कुछ भी नहीं है, इनके कॉमन नाम लिखते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये होते हैं फ्लैट वॉर्म, ये होते हैं राउंड वॉर्म। अब आ गया समझ में शौर्य? वॉर्म, वो फ्लैट वॉर्म है और ये क्या है, राउंड वॉर्म है। ठीक, तो हेलमिंथिक डिजीज इन्हीं से होती है। क्या पूछो पूछो। नहीं नहीं, अब डाउट पूछना पड़ेगा। पूछो पूछो। क्या? नहीं, रहने दो, तुम मत ही पूछो। ठीक है बच्चों, अब अगर हम डिजीज के बारे में बात करें तो दो डिजीज पढ़नी है। एक पढ़नी है हमें एस्कैरिस, दूसरी पढ़नी है हमें फिलेरियासिस। ठीक है, पहली है एस्कैरिस। ठीक है, एस्कैरिस जो है बच्चों एक तरीके का क्या है, राउंड वॉर्म है। क्या है? अब कुछ भी नहीं है, ये जो पेट में बच्चों के कीड़े हो जाते हैं ना, उसी को हम बोल रहे हैं थोड़ा साइंटिफिक टर्म में। हम्म, तो अगर बहुत ज्यादा हो गए हैं तो हमें रिमूव कराने पड़ते हैं। तो इट इज अ पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन। कहाँ रहता है ये? स्मॉल इंटेस्टीन में। और इसके जो बेसिकली देखो, कभी कभी ना इनकी तादाद इतनी बढ़ जाती है कि ये इंटेस्टीन को ब्लॉक कर देते हैं। समझ में आया? तो इंटेस्टीन में ब्लॉकेज जाती है। अब उस ब्लॉकेज की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाता है, लिख रही हूँ ना, इंटेस्टिनल ब्लॉकेज, दूसरा हाँ मस्कुलर पेन। बताओ। मस्कुलर पेन। अब देखो बच्चों, इंटेस्टीन में ब्लॉकेज हो गई है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसकी वजह से जो पर्सन होता है उसको क्या हो जाता है, अनीमिया। क्या हो जाता है? अनीमिया। स्मॉल इंटेस्टीन, एस आई, स्मॉल इंटेस्टीन। ठीक है। हम्म हम्म हर सेल का। चलो, अब लास्ट है हमारा फिलेरियासिस। लिख लिया? लिख लो। तुम खड़े हो गए क्यों लिख रहे हो? लिख लो। 30। ठीक, यहाँ पे थे हम, पीछे कर दिया मैंने क्या? चलो, नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? वेदांश, बेटा मैंने देख लिया, चुपचाप बैठो अब। नेक्स्ट डिजीज है फिलीरियासिस, इसका कॉमन नेम है एलिफेंटियासिस। पहले आप इसके बारे में सुन लेना, कहीं अपने आप दिमाग से लगा लो कि एलिफेंट की वजह से होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये फिलेरियल वॉर्म की वजह से है। फिलेरियासिस, ठीक है, बीमारी का नाम है फिलेरियासिस। और किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू फिलेरियल वॉर्म। फिलेरियल वॉर्म इसका क्या है, पॉजिटिव एजेंट। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पे भी मैं अलग अलग लिखूंगी, जैसे दो लिख देती हूँ यहाँ पे, वो चेरेरिया बैंक्रॉफ्टी और विचरेरिया मेलाय, इन दोनों की वजह से ये डिजीज हो सकती है। सिमिलरली मैंने मलेरिया में तुम्हें बताया नहीं है, तो मलेरिया भी फिलेरियल। तो
हाँ, तो दोनों फिलेरियल वॉर्म है। और मेरी बात सुनो, जैसे मैंने तुम्हें किसके बारे में नहीं बताया था, मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया में भी क्या होता है ना कि प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज होती है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम बहुत सारे होते हैं। तो वो सारे मैं नोट्स पे दूंगी, उनके नाम जरूर याद कर लेना, ठीक है, जिसमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम थोड़ा खतरनाक वाला होता है। ठीक, लिख लिया, लिख लो, ठीक है। इसका भी बच्चों एक वेक्टर है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू दी वेक्टर, नाम है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो क्या है इसका, क्यूलेक्स मॉस्किटो। और ये किसको अफेक्ट करता है, लिम्फेटिक सिस्टम को। तो इट अफेक्ट, हाँ, इट अफेक्ट्स, फीमेल तो हटा ही दो, सिर्फ क्यूलेक्स मॉस्किटो याद रखो। इट अफेक्ट्स lymphatic system of lower limb, which leads to inflammation of the lower part of the body। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो वॉर्म वॉर्म जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम समझते हो, समझते हो, नहीं, हाँ, लिम्फ वाला जो सिस्टम होता है उसी को लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो ये उसको अफेक्ट करता है, उसमें जाके उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से लिम्फ अपवर्ड ट्रैवल नहीं कर पा रहा, सारा लिम्फ नीचे ही है। उस उसकी वजह से जो भी लोअर एरियाज होते हैं, लाइक लेग हो गया दोनों, और एब्डोमेन का जो एरिया हो गया, उनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए बोलते हैं एलिफेंट जैसा, मतलब एक बहुत बड़ा पैर एक बहुत छोटा पैर, समझ पा रहे हो, या दोनों ही बहुत बड़े बड़े पैर, तो ऐसा लगता है कि एलिफेंट जैसी हो गई बॉडी, इसीलिए इसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं। ठीक, नहीं, बेटा लोअर लिम्ब है उसके, बताओ, डोरेमोन के इतने इतने से पैर हैं। हो गया, अच्छा चलो, समझ में आया बच्चों। यहाँ पे हमारी डिजीज खत्म होती है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डालो इम्यूनिटी। क्या होती है इम्यूनिटी, कुछ नहीं होती, इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस या पैथोजेंस, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो, मेरी बॉडी में कोई भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन एंटर हो गया, अब मेरी बॉडी कुछ तो रिएक्ट करेगी अपने आप को बचाने के लिए। तो जो मेरी एबिलिटी है डिफेंड करने की, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। अगर मेरी इम्यूनिटी अच्छी है तो मैं ओवरकम कर जाऊंगी उससे, और अगर बेकार है तो फिर मुझको पैथोजन इन्फेक्ट कर ही देगा। अब ये जो इम्यूनिटी है बच्चों, इसको मैं दो हिस्सों में बांट दे रही हूँ। एक है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, ये इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है बच्चों। एक है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरी है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी हमारी दो तरीके की है, एक है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है बच्चों, ये हमारे पास बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एक्वायर्ड का मतलब भी पता लग रहा है कि हम इसको एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग, हाँ, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है स्किन। स्किन एक बैरियर है जो कि पैथोजन को एंटर नहीं करने दे रहा, अब ये तो बाय बर्थ प्रेजेंट है ना। लेकिन एंटीबॉडीज बनना, एंटीबॉडीज पढ़ा है ना क्लास 8 में, तो एंटीबॉडीज अगर बन रही है तो वो कब बनेगी, जब मेरी बॉडी के अंदर एंटीजन जाएगा, तो उसको मैं लाइफ टाइम में एक्वायर करूंगी ना। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो इन्नेट इम्यूनिटी है, मैं इसको और क्लासिफाई कर रही हूँ
देखो 1 2 3 4, एक है फिजिकल बैरियर, बॉडी के अंदर जो भी होता है। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर हुआ, फिजियोलॉजिकल बैरियर हुआ। देन वी हैव सेल्यूलर बैरियर या सेल्यूलर इम्यूनिटी, एंड देन वी हैव साइटोकाइन इम्यूनिटी। ठीक है, सबके मैं एक एक एग्जांपल देती हूँ, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे फिजिकल बैरियर में कौन कौन सा बैरियर आएगा? स्किन, स्किन इज अ बैरियर। और साथ ही हम मुंह खोलते हैं तो म्यूकस वगैरह है ना, जो सारी चीजों को ट्रैप कर लेता है, तो वो भी कैसा बैरियर है बच्चों? फिजिकल बैरियर। तो एग्जाम्पल लिखो, स्किन और म्यूकस। फिजियोलॉजिकल बैरियर, आंख के अंदर अगर कुछ चला जाए तो आंसू आ जाते हैं, ठीक है ना, या हम कुछ खाते हैं तो स्टमक में एसिड रिलीज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई पैथोजन होगा तो वो भी मर ही जाएगा। और सलाइवा के अंदर भी हमारे कुछ एंटी बैक्टीरियल या कुछ पैथोजेंस को मारने वाले एजेंट्स होते हैं। जो क्या, आंख में आंसू आया, उस आंसू की वजह से वो जो भी चीज है वो अंदर से वापस बाहर आ गई, तो उसने एंटर नहीं करने दिया ना, तो क्या क्या हो गया? एग्जाम्पल सलाइवा, टीयर्स, HCl इन स्टमक। तो ये सारे के सारे क्या हो गए इसके एग्जाम्पल्स, है ना, इजी है। उसके बाद सेल्यूलर एग्जाम्पल यानी सेल्स। भाई ब्लड के अंदर कौन सी सेल्स हैं जो बचपन से प्रेजेंट है? WBCs, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 3 सेल, जैसे कि मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, कि तुम्हारे पास बचपन से ही प्रेजेंट है, तुमने इसको लाइफ टाइम में एक्वायर नहीं किया है ना, भगवान ने बना के भेजा है। ठीक, नेक्स्ट साइटोकाइन बैरियर, इसमें एक एग्जांपल लिख लो, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन अभी बताती हूँ। क्या? नहीं, ज्यादातर कुछ होता ही नहीं है उसके पास। देखो इसमें क्या होता है बच्चों, इंटरफेरॉन ना एक तरीके का प्रोटीन है जो कि वायरस से जो सेल इन्फेक्ट नहीं हुई है उसको बचाता है। ठीक है, तो इंटरफेरॉन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ प्रोटीन जो कि वायरस से सेल को इन्फेक्ट होने से बचाता है। डन। साइटोकाइन बैरियर नाम रखा है, साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, डन। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपस में इंटरैक्ट करके किसी रिस्पॉन्स को देते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के साइटोकाइंस होते हैं। डन बच्चों। अब आती है तुम्हारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलो पहले इसको लिख लो, फिर मैं तुम्हें एक्वायर्ड बताती हूँ। लिख लिया? देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब है कि मैंने इसको लाइफ टाइम में एक्वायर्ड किया है, तो ये हर डिजीज के लिए कैसी होगी? स्पेसिफिक होगी। तो ये कैसी होगी बच्चों? स्पेसिफिक होगी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की भी 2 कैटेगरी हैं, सबसे पहले तो एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक हुई एक्टिव और दूसरी हुई पैसिव। हाँ, नहीं नहीं बहुत कम है। ठीक है, तो एक हुआ एक्टिव और दूसरा हुआ पैसिव। पैसिव का मतलब क्या होता है कि मेरे को एंटीबॉडीज दी गई हैं। अब ये एंटीबॉडीज और एंटीजन क्या होते हैं ये सारा तुम्हें पता है, याद दिलाऊं? एक बार देख लो। सपोज करो ये कोई पैथोजन है और ये पैथोजन की सेल है, तो उसके सरफेस पे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एंटीजन। ये पैथोजन मेरी बॉडी के अंदर चला गया तो मेरी बॉडी से फाइट करके क्या बनाएगी? एंटी बॉडीज। ठीक है, और तुम लोगों को याद होगा कि एंटीबॉडीज जो है एक बार फाइट कर लेती हैं तो उसको याद रखती हैं। ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू मेमोरी। इट इज स्पेसिफिक है। हाँ पूछो। ज्यादा मतलब अलग अलग होता है, रिलेटेड विद मेमोरी। इसको भी यहाँ पे ऐड करूं। अब एक्टिव का मतलब क्या है कि आपका खुद का इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ है तब आपके अंदर एंटीबॉडीज आई हैं। और पैसिव का मतलब क्या है कि आपको एंटीबॉडीज जैसे ऐसी की ऐसी दे दी गई हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? एंटीबॉडीज
आर इंजेक्टेड टू दी बॉडी। ठीक है, तो बिल्कुल सही। तो वैक्सीन किस तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। हम्म, ठीक है। अब पैसिव में भी दो कैटेगरी है, जैसा कि अभी शौर्य ने बोला ही, एक होती है नेचुरल और दूसरी है मैन मेड। देखो, नेचुरली अगर किसी को इम्यूनिटी मिल रही है, यानी नेचुरली अगर किसी को एंटीबॉडी मिल रही है, तो वो कहाँ से मिलेगी? जब बच्चा पैदा होता है तो ब्रेस्ट फीड करता है ना, तो उसकी मदर के मिल्क के अंदर एंटीबॉडी सिक्रीट होती है। तो कौन सी एंटीबॉडी सिक्रीट होती है बच्चों? एंटीबॉडीज को इस तरीके से लिखते हैं, आईजी। तो कौन सी एंटीबॉडी सिक्रीट होती है? आईजीए। और जो इनिशियल डेज में जो मिल्क आता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। तो आईजीए इन colostrum. So it is an example of naturally acquired passive immunity. ये टाइप है, ए बी जी, ये सब बताऊंगी मैं तुम्हें। ठीक है। उसके अलावा देखो, मैन मेड का क्या मतलब है? किसी को अगर सांप ने काट लिया, सपोज करो, रहने दो, तुम लोग बहुत खतरनाक हो। ठीक है, अगर किसी को सांप ने काट लिया मान लो, तो हम क्या करेंगे? उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे या वेट करेंगे कि इसकी एंटीबॉडीज बनने दो, अपने आप देख लेगा? बहुत गलत हो तुम लोग। सुनो, तो हम क्या करेंगे बच्चों? उनको प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज बनी हुई देनी पड़ेगी हमें। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास टाइम नहीं है एंटीबॉडी बनाने का। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो वेनम है उसके अगेंस्ट हम जो एंटी वेनम देते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है बच्चों? मैनमेड का। डन? आया समझ में? चलो, सेम आपका जो एक्टिव इम्यूनिटी है, इसमें आपका खुद का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हुआ है, इसमें भी दो आएंगे आपके, मैनमेड और मैनमेड की जगह आप आर्टिफिशियल भी याद कर सकते हो, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो इधर भी दो आएंगे, कौन कौन से? नेचुरल और आर्टिफिशियल। बच्चों तुम खुद सोच के बताओ, किसी की बॉडी में नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी कैसे बनेगी? जब उसकी बॉडी में एक्चुअली में कोई पैथोजन एंटर करेगा, है ना? तो व्हेन, हाँ, बॉडी एंड काउंटर पैथोजन इन रियल, तो जब सच में उसकी बॉडी में आ जाएगा पैथोजन, तो तब तो उसकी इम्यूनिटी खुद ही बनेगी, खुद ही सोचेगी वो बॉडी और खुद लड़ेगी। लेकिन अगर मैं किसी की बॉडी में आर्टिफिशियली उसकी एक्टिव इम्यूनिटी बढ़ाना चाहूं, तो मैं क्या करूंगी बच्चों? उसको वैक्सीनेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन किधर आ रहा है। अगर मैंने उसको वैक्सीन लगाई है तो उसकी बॉडी में खुद इम्यूनिटी बनेगी ना, खुद एंटीबॉडी बनेगी ना। लेकिन वैक्सीन मैंने लगाई है तो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो वैक्सीन कौन सी इम्यूनिटी देती है? आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। कौन कौन सी वैक्सीन के एग्जाम्पल है? अभी मैंने दो तीन तो तुम्हें बताई थी, डीपीटी, एमएमआर, है ना, ओपीवी, बहुत सारी वैक्सीन है, वो सब तुम्हें याद रखना है। हाँ, तो आर्टिफिशियली हम सिर्फ वैक्सीन इंजेक्ट कर रहे हैं, उस वैक्सीन के अंदर क्या होगा? वीक पैथोजन होगा। तो पैथोजन ही तो एनकाउंटर किया मेरी बॉडी ने, अब मेरी बॉडी ही तो एंटीबॉडी बनाएगी, तो वो एक्टिव हो गया ना। ठीक है, देखो, मीजल्स। ठीक है, लिख लिया? लिख लो इसको जल्दी से। क्या? नहीं नहीं, नहीं नहीं तुम, पढ़ लिया? कर लिया?
हेडिंग डालो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है। एंटीबॉडी बच्चों बनी होती है किसकी? प्रोटीन्स की। इस एंटीबॉडी में दो हैवी चेन्स होती हैं प्रोटीन की बनी हुई, और दो लाइट चेन्स होती हैं, और आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं वो। अब होता कैसा है, इधर देखो। नहीं, एंटीबॉडी है। हाँ, एक हैवी चेन ये, एक हैवी चेन ये, एक लाइट चेन ये, दूसरी लाइट चेन ये, सो ये दो लाइट चेन हो गई। ये एस एस लिखा है मैंने, यहाँ पे देख लेना। एस 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 एस, यानी कि यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड है, यानी कि दो सल्फाइड बॉन्ड जो है यहाँ पे तुम्हें दिख रहे हैं। हाँ, हाँ अपनी तो बना रहे हैं हम लोग, ह्यूमंस की ही बना रहे हैं। इस तरीके से इधर भी। ठीक, क्या? नहीं, अब सबका अच्छा था, इस बार तो अच्छा था। कोई बात नहीं। अच्छा, कौन सी बुक पढ़ते हो शौर्य? फिर ठीक है, उधर एन लिख देना, यहाँ पे सी लिख देना। अब ये जो एन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बच्चों एन टर्मिनल, और ये जो मैंने लिखा है सी, इसको हम बोलते हैं सी टर्मिनल। जैसे दो पोलैरिटी दे दी जाती है, उधर की तरफ NH2 फ्री होता है, इधर की तरफ COH फ्री होता है, इसलिए एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। अब ये जो एन टर्मिनल है, अब एंटीबॉडी का काम क्या होता है? एंटीजन से बाइंड करना। तो किधर से एंटीजन से बाइंड करे? तो ये जो, हाँ, ये जो एन टर्मिनल होता है, यहाँ अलग अलग तरीके के डिजाइन होते हैं, मान लो ऐसा, ऐसा। तो इसी तरीके का एंटीजन होगा तो उस तरीके की एंटीबॉडी चली जाएगी। बेसिकली पहले हम एंटीजन को देखते हैं, फिर उस तरीके की एंटीबॉडी जो होती है वो फॉर्म भी हो जाती है। ठीक है, तो एन टर्मिनल का काम क्या है यहाँ पे? दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन सी है तुम्हारी? एन टर्मिनल। ठीक है, डन, लिख लो। ठीक, अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया है हमने एंटीबॉडी का, इसको हम बोलते हैं इम्यूनो ग्लोब्यूलिन। क्या मतलब है इसका? ग्लोब्यूलिन इज बेसिकली दी प्रोटीन जिससे बनी हुई है ये। इम्यूनो का मतलब कि क्या प्रोवाइड करेंगे हमें? इम्यूनिटी। अर्नव, चुपचाप पढ़ो। तो ये क्या प्रोवाइड करेंगी हमें? इम्यूनिटी। अब इसके बच्चों 5 टाइप्स होते हैं। कितने तरीके के होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन? 5 तरीके की। अब मैं लिख रही हूँ उनके नाम, कौन कौन सी होती है। IgG, IgA, IgM, IgE, और एक होती है IG। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, ग्लोबुलिन प्रोटीन से बना हुआ मॉलिक्यूल जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन कुछ भी नहीं है, इट इज दी एंटीबॉडी। और कितने टाइप्स की एंटीबॉडी है?
और कितने टाइप्स की एंटीबॉडी हमारे बॉडी में? 5 तरीके की। ठीक है, हाँ, नहीं, कोई कोई ऐसा होता है कि ऐसी 5 जुड़ जाएंगी, कोई कोई 2 जुड़ जाएंगी, उस तरीके से अलग होती है, उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। अब देखो आईजीजी की खास बात यह है कि बच्चों ये क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को। क्या होता है प्लेसेंटा? जो फीटस के और मदर के बीच का कनेक्शन होता है ना, उसको भी क्रॉस कर जाएंगी ये आईजीजी। तो अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम होगी तो ये क्रॉस करके वहां जाएगी। आईजीए जो बॉडी की सिक्रीशंस होती हैं उसमें होती है, अभी हमने कोलेस्ट्रम बताया था तुम्हें, जो मदर का मिल्क होता है उसमें कौन सी होती है? आईजीए। तो ये किस में प्रेजेंट है बच्चों? सिक्रीशंस में। ठीक है, आईजीएम लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कौन सी एंटीबॉडी है? आईजीएम। एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी होती है इन्वॉल्व? एलर्जी भी पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें, एलर्जी में आईजीई। और उसके बाद आईजीडी का फंक्शन देखना नहीं है, बस ये क्या करती है? एक्टिव रखती है, इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, एलर्जी इसकी वजह से होती है। एलर्जी का मतलब है कि कोई छोटी सी चीज है जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्स कर रहा है ना, वो इसकी वजह से। हाँ, किसी किसी एलर्जन के लिए। हम्म, बेटा क्या बताना है, एक बार पूरा क्वेश्चन लिख दो। किसकी बात कर रहे हैं आप? फीमेल की? ठीक है, समझ में आया ये? टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी समझ में आई? चलो अब हेडिंग डालो बच्चों, इम्यून रिस्पॉन्स। पढ़ लोगे ना अभी 5-10 मिनट और? ठीक है, एक हेडिंग डाल दो, इम्यून रिस्पॉन्स। देखो, इम्यून रिस्पॉन्स दो तरीके के, एक होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और एक होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अच्छा, मुझे समझा सकते हो क्या क्या मतलब है इसका? व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज? जब सबसे पहले कोई पैथोजन मेरी बॉडी में आया तो जो मेरे इम्यून रिस्पॉन्स था वो कौन सा था? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। उस समय मेरी तबीयत बहुत अच्छे से खराब हुई होगी क्योंकि मेरी बॉडी ने पहली बार किसी एंटीजन को देखा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई, लेकिन एक बार एंटीबॉडी बन गई तो उसकी याद उसने यहाँ पे रख लिया। अब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो कैसा होगा? एकदम फास्ट होगा और एकदम हाई लेवल का होगा। क्यों? क्योंकि अब देखो, कोई क्वेश्चन मैं तुम्हें पूरी क्लास में मतलब पढ़ाए जा रही हूँ पढ़ाए जा रही हूँ पढ़ाए जा रही हूँ, तो हो सकता है पहली बार में तुम्हें याद करने में थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन जब तुमको वो चीज रट जाएगी, जब तुमको वो एक्चुअली में तुम्हारी मेमोरी में चली जाएगी, जब तुम्हें मैं वो क्वेश्चन दोबारा दूंगी तो तुम बहुत जल्दी से करके दे दोगे। सेम हमारे इम्यून सिस्टम के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि पहले इम्यून रिस्पॉन्स में टाइम लग रहा है, उस टाइम पे सिम्टम्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं, लेकिन वही पैथोजन अगर दोबारा से मेरी बॉडी में आता है तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा वो बहुत ज्यादा कैसा होगा बच्चों? फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है। समझ में आया? लिखवाऊं इसके बारे में? चलो, या नेक्स्ट क्लास में करोगे बताओ? थक गए हो? चलो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक।